गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शालिमा एक खूबसूरत कहानी। और मैं आप सबकी शालिमा। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। आप सबको जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं या जो कुछ कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई, मेरे यूट्यूब फैमिली को। और हैप्पी वैलेंटाइन डे। जिसको वैलेंटाइन बनाना चाह रहे हो भाई जल्दी जाओ, वरना हो सके कि आगे वो निकल जाए और आपको नेक्स्ट चैप्टर में छोड़ के नेक्स्ट दूसरा चैप्टर वो लिखना स्टार्ट कर दे। तो अपने चैप्टर को बनाए रखने के लिए पहले वैलेंटाइन को बताओ तो सही कि आपके दिल में क्या ख्याल है। और थर्ड जो थर्ड पॉइंट है वो है, आज ये सारी चीज़ें मैंने आप सबको खुशी दे दी, अब एक गम की बारी है। तो आज ब्लैक डे है और आप सबको पता है कि आज के दिन हमारे देश के कुछ जवान, कुछ नहीं, एक घर परिवार और बहुत सारी चीज़ें तबाह होने के लिए आज एक बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें बहुत सारे जवानों की डेथ हो गई थी। तो उन जवानों के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और उनके परिवारों को भगवान हमेशा खुश रखें, जिन जवानों ने अपनी जान गंवाई हमारे लिए। तो मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया कहूँगी और उनके परिवार को भगवान खुशी बेइंतहा दे, अनलिमिटेड दे। मेरी यही दुआ है और आप सब भी यही दुआ करिएगा कि हमारे देश के जवानों को बनाए रखे भगवान और उनकी लंबी उम्र रहे और वो ऐसे ही उनके परिवार भी खुश रहे हमारी तरह। खैर, ये चलिए हो गई कुछ ज्ञान की बातें। अब चलते हैं, बढ़ाते हैं आपको कुछ कहानी की तरफ। तो मैंने एक स्टोरी स्टार्ट की थी, तलाश। पता नहीं किसी को पसंद आई कि नहीं आई, आई डोंट नो। बट बहुत लोगों को पसंद आई भी होगी, बहुत लोगों को नहीं भी आई। किसी ने कमेंट में कुछ लिखा नहीं। मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन होता है तो वो मुझसे पूछ सकता है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। बट किसी ने पूछा नहीं तो इसलिए मैंने कुछ बताया नहीं। बट हाँ, एक जने हैं जो शर्मिला हैं, जो श्रीलंका से है। शर्मिला जी, मैं थैंक यू बोलूँगी आपको कि आप इतने दूर से मेरी आवाज़ को सुन रहे हो। और थैंक यू सो मच। मैं प्लेलिस्ट जल्दी ही ऐड कर दूँगी। और आप डोंट वरी, आपकी हिंदी अच्छी हो या ना हो, अगर दिल से बात की जाए तो समझ आ जाती है, ठीक है? तो मैंने आपकी जो आपने कमेंट लिखा था मैंने पढ़ा है। मैं जल्दी ही प्लेलिस्ट ऐड कर दूँगी, तो आप सुन सकते हो। तो जल्दी जल्दी आ जाओ यारो। सुनते हैं ना, सुनाते भी हैं। सुनाने में मज़ा तभी आता है जब सुनने वाले बेशुमार प्यार दिखाएं, सपोर्ट दिखाएं। तो बेशुमार प्यार और सपोर्ट दिखाइए और धीरे धीरे हमसे कनेक्ट हो जाइए। तो चलिए आपको सुनाते हैं तलाश। किसकी तलाश? आई होप सबको किसी न किसी की तलाश होगी। किसी को कामयाबी, किसी को सक्सेस, किसी को पढ़ाई, किसी को फैमिली, किसी को यार, किसी को दोस्त, किसी को पार्टनर। हर किसी को कुछ ना कुछ तलाश होता है। तो चलिए उस तलाश को आगे बढ़ाते हुए गीत और जैज़ के बारे में आगे बताते हुए कि इनकी ज़िंदगी में क्या-क्या तूफ़ान आते हैं और कैसे-कैसे तूफ़ान आते हैं। आशीष, ये आपकी रिक्वेस्ट पे स्टोरी है तो प्लीज़ इसको सुनें। और आपकी उम्मीदों पे ये कहानी, ये स्टोरी खरी उतर रही है या नहीं, बताएं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप सबको बताते हैं आगे स्टोरी में हुआ क्या था। तो जैश होती हैं जैश जो होते हैं वो उनकी गाड़ी से जब विजय होता है उसका एक्सीडेंट होता है तो वो हॉस्पिटल ले जाते हैं। प्रीवियस पार्ट में बता रही हूँ। हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ से कुछ नंबर उनको मिलते हैं जो वो उस पे कॉल लगा के बोलते हैं कि अ, हेलो, किससे बात हो रही है मेरी? हेलो, हाँ, मैं गीत बात कर रही हूँ। तो थोड़ी देर के लिए जैस पोज हो जाते हैं। वो मैम एक तो कहते कि जी बताएं।
मैम वो जो मेरे को नंबर मिला है और इनका एक्सीडेंट हो गया। मैं सिटी हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ, प्लीज़ आप आ जाए। तो कहती क्या? जी, मैंने जो बोला एक्सीडेंट हो गया, वो तुरंत ये बोल के फ़ोन रख देता है जैस। और जब गीत सुनती है तो हक्का-बक्का रह जाती है कि अब वो क्या करे। वो जल्दी से फ़ोन रखती है और भागते हुए जाती है अपने सासू मॉम के पास। कहती कि माँ, मैं अभी आती हूँ, आप पापा का ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। और प्रीतम और माया जब आए तो उनको बोल दीजिएगा कि सिटी हॉस्पिटल आ जाए। तो उनकी सास बोलती हैं, क्या हुआ बहू, कुछ अर्जेंट है क्या? तो कहती कि हाँ माँ, अर्जेंट है, मैं बस आती हूँ। ठीक है बहू, ध्यान रखना। ये बोल के वो चली जाती हैं। उनको बिल्कुल ध्यान नहीं होता कि उनके बच्चे स्कूल से लाने हैं या जो भी है। वो भागते हुए बदहाल, उनके माथे से पसीना आते हुए, आंखों से आंसू बहते हुए, वो आंसू को साफ करते जाती हैं, पसीना को साफ करते जाती हैं। ऑटो चल रहा होता है और वो जैसे तैसे करके सिटी हॉस्पिटल पहुंचती हैं। ये अब आगे का सीन है। तो सिटी हॉस्पिटल पहुंचते ही वहां पर रिसेप्शन पे जाती है। कहती है कि एक्सक्यूज मी। जी मैम, बताएं। यहाँ पे एक पेशेंट को अभी अभी लाया गया है। जी मैम, हाँ। अ, वो पेशेंट अभी ओटी में है। क्यों ओटी में, क्यों? तो कहती कि मुझे नहीं पता है मैम, प्लीज़ आप आगे जाके राइट ले लीजिएगा। तो ठीक है, किधर जाना है? इधर साइड से। वो साइड से भागते हुए जाती है, आगे जाकर राइट लेती है, देखती है कि ऑपरेशन थिएटर लाइट ऑन है और वहाँ पे एक इंसान खड़ा है जो एकदम सूट बूट में और बालों को एकदम ऊपर की तरह से सेट किए हुए और अपने हाथों को ऐसे फोल्ड करके एक सोच में डूबा हुआ इंसान सामने खड़ा होता है। और जैसे ही वो उसको देखती है तो जैस उसको नहीं देख रहा होता है। गीत जाके पूछती है, एक्सक्यूज मी, क्या आपने कॉल किया था? तो कहते कि हाँ मैंने कॉल किया था। तब वो उसके चेहरे पे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये तो वही औरत है जो रोज स्कूल के सामने खड़ी होती है। आप, मैं गीत, विजय की वाइफ। वो थोड़ी देर के लिए फिर चुप हो जाता है जैस। आई एम सॉरी। आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? और विजय कैसा है? तो अभी डॉक्टर बाहर नहीं आया, अभी कुछ बोला नहीं है। तो कहती हैं कि क्यों? डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं बाहर आया? कुछ ज्यादा कुछ हो गया क्या? तो कहता है कि एक्चुअली काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था इसलिए। और ये हुआ कैसे? वो उस शब्द पे चुप हो जाता है जैस। तब तक पुलिस भी आ जाती है। जब पुलिस आती है तो कि ये विजय कौन है? तो वो कहते कि इंस्पेक्टर मेरे हस्बैंड है। तो आप कौन? आप उनकी वाइफ हैं? तो हाँ मैं उनकी वाइफ हूँ। अ, ये कौन है? ये मेरे हस्बैंड को लेके आए हैं। तो कहते कि ओके, ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? नर्स, वहाँ पे नर्स आती है तो कहती है कि मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर, ये जो पर्सन है ना इन्होंने लेके आया है तो मेरे को कुछ पता नहीं है। तो बताइए मिस्टर, आपका नाम क्या है? तो जैस। तो हाँ मिस्टर जैस, आप क्रिश्चियन हो? तो कह, कहते कि नहीं, हिंदू हूँ। तो पहली बार ऐसा नाम सुना ना। तो आप वहाँ पे कैसे और क्या हुआ था वहाँ पे, आपने कुछ देखा?
एक्चुअली इंस्पेक्टर, हाँ, वो एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से ही हुआ था। तो मतलब आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और आप ही लेके आए। तो कहता है कि हाँ, तो आपको चलना पड़ेगा पुलिस स्टेशन। तो जब ये बोलता है कि आपको चलना पड़ेगा पुलिस स्टेशन, तो वो एकदम से हक्का बक्का रह जाता है कि क्यों, किस लिए। मैंने कोई क्राइम तो नहीं किया, बट एक तरह से तो वो क्राइम ही होता है कि उसने एक्सीडेंट किया होता है, किसी की जान अटकी हुई होती है। तब तक गीतू बोलती है कि इंस्पेक्टर, छोड़ दो उनको। क्यों मैम? तो बहुत लोग एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं, लोगों को रास्ते पे तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। एटलीस्ट इनके अंदर इतनी इंसानियत तो थी कि मेरे पति को ऐसे तड़पता हुआ, बिखरता हुआ नहीं छोड़े, हॉस्पिटल लेके आए, वरना डर के मारे लोग भाग जाते हैं। जैस जो होता है हाथ जोड़ता है गीत के सामने, कहता है थैंक यू, आई एम सॉरी, जो भी खर्चा लगेगा मिसेस गीत, मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। मैंने ये जो भी किया जानबूझ के नहीं किया। मगर गीत उस वक्त उसको कुछ नहीं बोलती है, खामोश हो जाती है। वो एक बार भी जैस की तरफ देखती नहीं है, उससे कुछ कहती नहीं है। और वहां से इंस्पेक्टर चला जाता है और जैस जाके बाहर के कॉरिडोर में जो सीट होता है वहां पे बैठ के वो सोचने लगता है, कैसी औरत है, मैंने उसके पति का एक्सीडेंट किया और उसने इतनी इजीली माफ कर दिया मुझे। ऐसे भी लोग होते हैं क्या? मुझे नहीं लगता। मगर इसकी अच्छाई के सामने क्या कहूँ। भगवान, आप ऐसे भी लोग बनाते हो क्या? वो भगवान से बात करने लगता है। फिर जैस के फोन पे फोन आता है। जब जैस के फोन पे फोन आता है तो वो उठाता है। हेलो विवेक, मैं हॉस्पिटल में हूँ यार। क्या हो गया तुझे? हाँ, जैस तू ठीक है? और तू ऑफिस क्यों नहीं आया? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? तो नहीं यार, कुछ हुआ नहीं है। तू तू कॉल पे ही था ना यार, पता है मुझसे एक्सीडेंट। तो तू है कहाँ ये तो बता। सिटी हॉस्पिटल यार, तू आजा जल्दी से। कहते हाँ ठीक है ठीक है, मैं आता हूँ ना, तू रिलैक्स कर, मैं आता हूँ। फिर जब गीत चुपचाप खड़ी होती है, जैस उसको एकटक देख रहा होता है। जैस जब एकटक देख रहा होता है तो उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या कहे गीत से जाके। वो कैफेटेरिया जो कैंटीन होता है उधर जाता है और उधर से एक चाय लेके आता है और लाके देता है। मगर उसके हाथों से गीत वो चाय नहीं लेती है, उस चाय को वो छूती तक नहीं है। जैस फिर वापस ले जाके उस चाय को रख देता है साइड में और वहां से चला जाता है। जब वो वहां से चला जाता है वो चाय को उठाती है और फिर वो ले जाके डस्टबिन में डाल देती है। जैस उसको देख रहा होता है दूर से खड़ा होके, मगर वो कहे तो कहे क्या। उससे तो गलती हो गई है यार, अब उस गलती की माफी है भी या नहीं पता नहीं। जब विवेक आता है, विवेक देखता है कि जैस चुपचाप बैठा हुआ है। तो जैस कहता है कि क्या हुआ, सब ठीक है? अभी डॉक्टर से बात हुई कि नहीं हुई? नहीं यार, अभी तब से डॉक्टर गया है, अभी तक बाहर नहीं आया। और बोल रहे थे कि ब्लड लॉस हो गया है काफी कुछ। तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्या करूं। मैं सोच रहा था कि मैं खुद को पनिश करूं या पछतावा कि काश मैंने ऐसे ड्राइव नहीं किया होता तो शायद ये सारी चीजें नहीं होती।
और ये सारी चीज़ें नहीं होती ही होती तो जब गीत सुनती है ना कि ये फ़ोन पे बात करते हुए ड्राइव किया होता है और उसके बाद एक्सीडेंट हुआ होता है, तो जब वो सुनती है उसके कान खड़े हो जाते हैं। गुस्से से वो लाल हो उठती है। तब वो फिर से फ़ोन पे एक नंबर डायल करती है और कॉल करती है। कहती है कि हेलो पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर मुझे कंप्लेन करनी है। तो मैम मैं अभी तो आया था, आपने ड्रॉप कर दिया था, कैंसिल। नहीं नहीं, अब मुझे कंप्लेन करनी है, आप प्लीज़ आ जाइए हॉस्पिटल। इंस्पेक्टर को वो कॉल करके बुला लेती है। जब इंस्पेक्टर कॉल करके बुला लेती है तो इंस्पेक्टर फिर दोबारा आ जाता है। जब वो दोबारा आता है तो विवेक अभी वहीं पे होता है और जैस भी। जो जैस होता है ना, वो हक फिर से मतलब उसके अंदर घबराहट आ जाती है जब वो फिर से इंस्पेक्टर को सामने देखता है। क्या हुआ इंस्पेक्टर, कुछ काम था? तो आपके खिलाफ कंप्लेन आई है, आपको स्टेशन चलना ही पड़ेगा आप इस बार। पर क्यों? तो किसी ने कंप्लेन नहीं किया है, खुद उनकी वाइफ ने, गीत ने कंप्लेन की है आपके खिलाफ। आपने बात करते हुए ड्राइव किया और आपने अपनी लापरवाही की वजह से किसी की जान जोखिम में डाल दी, इस वजह से आपको चलना पड़ेगा। तो विवेक कहता कि एक मिनट इंस्पेक्टर, मैं अपने वकील से बात करवाता हूँ आपका। तो ये देख, जो भी करना हो, जो भी कराना हो, आप थाने आके बात करिएगा, अभी मुझे इनको ले जाने दीजिए। उनको जैस को पकड़ते हैं और उसको ले जाते हैं मेरे साथ। वहाँ से जैस चला जाता है, विवेक फ़ोन लगाने लगता है वकील के पास और गीत उसको जाते हुए देख रही होती है। तब तक डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर बाहर आता है और डॉक्टर जो होता है कहता है कि मैम काफ़ी पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और 20 लाख तक अमाउंट खर्च हो जाएंगे, तो आप प्लीज़ जमा करा दीजिए काउंटर पे। तो कहते कि 20 लाख कहाँ से लाऊंगी मैं 20 लाख? अब वो सोचने लगती है और फिर कहती है कि ठीक है डॉक्टर, मैं अभी आती हूँ। वो तुरंत ऑटो में बैठती है, ऑटो बुलाती है और बैठती है और वो घर के लिए निकल जाती है। जब वो घर के लिए निकल रही होती है तो वो सोच रही होती है कि 20 लाख कहाँ से लाएगी, कौन देगा 20 लाख? और उसके पास इतनी सेविंग भी नहीं है। अगर मैंने एफडी भी तुड़वाई तो भी नहीं है मेरे पास। क्या करूँगी मैं? कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? वो घर जाती है, अपने घर जाके वार्डरोब खोलती है, उसमें से अपनी सारी ज्वेलरीज निकालती है, सारे एफडी के पेपर्स निकालती है। एफडी में तो बहुत सारे चक्कर लग जाएंगे। जो उसकी ज्वेलरी बेच के मिलती है वो 5 लाख रुपए अमाउंट होता है। 5 लाख का अमाउंट, अब 15 लाख कहाँ से आएगा? कौन देगा 15 लाख रुपए? और जब ये सोच रही होती है तब तक उसको अपने बच्चों का ध्यान आता है। वो स्कूल जाती है, स्कूल से अपने बच्चों को देखती है कि उसके बच्चे, सारे बच्चे चले गए हैं और उसके बच्चे वहीं पे खड़े हैं। वो अपने बच्चों को लेके आती है, कहती है कि तुम दोनों घर पे ही रहना और खाना रखा है फ्रिज में, निकाल के खा लेना, दादा दादी को परेशान मत करना। और आंखों से आंसू साफ कर रही होती है। और चुपचाप घर पे ही रहना और कहीं नहीं, कहीं खेलने नहीं जाना है तुम दोनों को। और चाचू और बुआ आ गए। ओ शिट, मैं इनसे क्या पूछ रही हूँ, इनको कैसे पता होगा? ठीक है, तुम दोनों जाओ, चेंज करो जल्दी से। और वो जाती है माया के कमरे में। माया के कमरे में जाती है और कहती है कि माया तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या? कहती है नहीं भाभी, मेरे पास पैसे कहाँ से होंगे, मेरे पास पैसे नहीं है। फिर वो अपने सास ससुर के पास जाती है, कहती है कि माँ, पिताजी पैसे चाहिए थे। क्यों बेटा, क्या हुआ? विजय को एडमिट कराया है, उनका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, उनका एक्सीडेंट हो गया था सुबह। और अब डॉक्टर ने 20 लाख रुपए मांगे हैं, मैंने अपने सारी ज्वेलरी बेच के लेके आई हूँ, 5 लाख रुपए ही हो रहे हैं, बाकी के 15। उनकी माँ रोने लगती, हे भगवान, ये कहाँ से और ये कैसे हुआ बहू?
कहती कि माँ, मैं आपको अभी ये बातें नहीं समझा सकती कैसे हुआ, मैं क्या करूँ आप बता। तो उनके पिताजी बोलते हैं कि बहू, मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, मेरे अकाउंट में 3 लाख रुपए होंगे। तो 3 लाख रुपए होंगे, और उनकी माँ कहती है कि 2 लाख हैं, तो 10 लाख होते हैं जोड़ बटोर के, मगर और 10 लाख कहाँ से आएंगे। अब वो ये सोचते सोचते जा रही होती है अपने घर से, जा रही होती है, और उस दौरान उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं होता है, कुछ कहने को नहीं होता है। वो साथ में सास ससुर भी होते हैं उनके, क्योंकि घर पे माया होती है, माया को बच्चों की जिम्मेदारी देखिए। वो तीनों लोग निकल चुके होते हैं हॉस्पिटल की तरफ। जब कहानी को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, जब जैस के माता पिता को पता चलता है कि उसने एक्सीडेंट कर दिया है और कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है और वो जेल में है, तो उसके फादर भागते हुए आते हैं स्टेशन, और आते हैं, और जो वकील से उनकी बात हुई होती है, वकील बोलता है कि आज सैटरडे है, संडे संडे को नहीं होगा, मंडे को हॉलीडे छुट्टी है, और कहीं जाके अगले दिन ही हो पाएगा। अब वो परेशान इतने दिन जैस जेल में कैसे कैसे सरवाइव करेगा। सारी चीज़ें मिक्सअप हो चुकी होती हैं, मैसी हो चुकी होती हैं। वो बहुत सोचे होते हैं कि क्या करे करके। उनकी मॉम कहती हैं कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए, जो जैस की माँ होती हैं। जैस बस उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही होती है, जो उसके एक्सीडेंट, उसकी लापरवाही, बातें, वो सारी चीज़ें, गीत सामने बार बार ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही होती है उसकी आंखों के सामने। उसका रोता हुआ चेहरा, उसके चेहरे पे वो मासूमियत, वो डर, वो घबराहट, जैस के जहन में वो चीज़ दौड़े जा रही होती है। अब जैस क्या करे, ऐसा क्या करे कि ये सब कुछ ठीक हो जाए। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो चुपचाप बस देखे जा रहा होता है। उसकी एक लापरवाही ने कितनी बड़ी गलती कर दी होती है। फ्रेंड्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी की जान से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता, तो अपने और दूसरों का जान का हमेशा ध्यान रखें। फिर फिर विवेक बोलता है कि अंकल, एक काम हो सकता है, जैस ऐसे बाहर आ सकता है, यदि आप उसकी वाइफ से बात कर ले, अगर वो मान जाए तो ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो कैसे ठीक होंगी अगर वो नहीं मानी तो? फिर वो ये सारी सोच के हॉस्पिटल लेके जाता है विवेक, और इस उम्मीद में कि उसके बातों से थोड़ा मान जाए कोई, या होता है ना कि उसकी तरफ से कोई कंसर्न या कुछ चीज़ हो जाए जिससे जैस बाहर आ जाए। जैस के माता पिता हॉस्पिटल पहुंचते हैं, इधर विजय के भी माता पिता और उसकी वाइफ हॉस्पिटल पहुंच चुके होते हैं। यहाँ पे रिसेप्शन पे पूछते हैं कि जो विजय नाम का जो पेशेंट है किधर, उसकी फैमिली और वो किधर है। तो वो सीधा डायरेक्शन दे देती है नर्स, और वो लोग जाते हैं, देखते हैं गीत बैठी होती है, उसके माता पिता भी बैठे होते हैं, रो रहे होते हैं, काफी बुरा हाल हुआ होता है उनका। वो गीत के पास जाते हैं। गीत, तो जी हाँ, बताइए कौन है आप? हम दोनों जैस के माता पिता हैं। अब बेटा, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। तुम्हारे साथ जो भी हुआ, ये चीज़ें जो भी हुई, मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें होंगी, या जैस ऐसा नहीं है, किसी की जान के साथ वो खिलवाड़ नहीं करता। गीत कहती कि हाँ, फ़ोन पे बात करते हुए अपनी लापरवाही दिखाते हुए, क्या ये सही चीज़ होती है? क्या ये सही तरीका होता है गाड़ी चलाने का? आज इस बुरे टाइम पे जो हम फंसे हैं, सिर्फ और सिर्फ जैस की वजह से। तो ये थी कि बेटा, उनकी माँ बोलती है, बेटा तुम भी माँ हो, मैं भी माँ हूँ, तुम्हारे दिल का हाल मैं समझ सकती हूँ।
मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम्हारा दर्द कम है, बट मेरा बेटा जेल के अंदर है और मैं उसको ऐसे देख के मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जो भी खर्चा होगा, जो भी चीजें होंगी तुम्हारे परिवार के लिए, जो भी सही होगा वो मेरा बेटा करेगा ना, जैस करेगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ, प्लीज बेटा केस वापस ले लो। ये कहाँ की इंसाफ है कि एक जान के बदले दूसरी जान ले ली जाए। उसकी माँ रोते हुए उसके पैरों के पकड़ लेती हैं गीत के, और गीत उनको अपने पैरों से उठाते हुए कहती कि माँ जी प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। मैं उस इंसान से कुछ नहीं लेना चाहती और ना ही मैं उसको बाहर आने दूंगी। उसकी पूरी जिंदगी सड़ेगी और तब एहसास होगा कि किसी की जिंदगी का क्या कीमत होता है। बेटा वो जो भी हुआ अनजाने में हुआ, प्लीज माफ कर दो उसको। इधर इनके सास ससुर गीत की सुन रहे होते हैं, विजय के माता पिता सुन रहे होते हैं। वो आते हैं और गीत को समझाते हैं कि बेटा जब ये तैयार है इसके ट्रीटमेंट के लिए और तुम्हारा देखभाल के लिए, जब तक सब कुछ ठीक न हो जाता है, अभी हमारी ऐसी हालत, वो सारी चीजें समझाते हैं। कहते कि प्लीज बेटा केस वापस ले लो, ये कोई समझदारी नहीं है। धन्यवाद भाई साहब, आपने मेरी बातों को समझा। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैस के पिताजी बोलते हैं, विजय के पिताजी बोलते हैं कि मैंने आपसे कोई एहसान नहीं किया है, मैंने उसके बदले कीमत मांगी है। मेरे बेटे की जान बचनी चाहिए, अगर नहीं बची तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, इस बात की श्योरिटी चाहिए। तो यदि मैं देता हूँ ना श्योरिटी भाई साहब, मैं देता हूँ, तब तक डॉक्टर आता है और कहता है कि सॉरी हम बचा नहीं पाए। गीत टूट जाती है। गीत के आंखों से आंसू ऐसे बह रहे होते हैं कि वो समझा नहीं पा रही होती है। उसके माँ बाप भी रोने लगते हैं। उनके दिल में जो आग होती है उनके आंसू से शांत तो नहीं होने वाली होती है। मगर गीत फोन उठाती है और अपने आंसू को साफ करते बोलती है, हेलो इंस्पेक्टर, जैस को आप छोड़ दीजिए। तो क्यों मैम, आपने कंप्लेन किया था। मैं अपना कंप्लेन वापस लेती हूँ, मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी, छोड़ दीजिए उसको। ये कह के वो फोन रख देती है और जैस को फिर इंस्पेक्टर छोड़ देता है। जैस को छूटते ही वो अपने घर जाता है। इधर इसके माँ बाप भी घर जाते हैं। जैस के दिमाग में अब वो सारी चीजें चलने लगी होती है जो उसके साथ हुआ होता है, जो उसने किया होता है। इधर रो रो के सबका बुरा हाल। इधर विजय को यहाँ से ले जाते हैं, उसका अंतिम संस्कार होता है। घर में पूरी तरह से मातम का माहौल होता है। सब दुखी, डिप्रेस, उनके दिल में एक अलग सी आग, एक अलग सी ही दर्द का एहसास हो रहा होता है। अब कौन उठाएगी उनकी जिम्मेदारी, कैसे होगा उनका पालन पोषण, कौन उठाएगी उनकी जिम्मेदारी, उनके बच्चों का फीस, उनके घर का खर्चा, उनके भाई और बहन का पढ़ाई, रॉबिन और माया की पढ़ाई कौन कराएगा। जब इस बात के लिए जब एक्सेप्ट हुआ होता है तो जैस को उनके माता पिता बताते हैं कि उन्होंने इस बात पे एक्सेप्ट किया और तुम्हें उनके घर का सब कुछ, सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। उनका फिर से एक बार घर को फिर से खुशियों से भरना पड़ेगा। जैस हक्का बक्का। और अब जैसा भी सोचने में ही डूब चुका होता है, धीरे धीरे
वक्त बीतने लगा होता है, धीरे धीरे मरहम वक्त बनने लगा होता है, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही होती हैं, मगर गीत के परिवार जो गीत का फैमिली होता है उनकी हालत खराब होने लगी होती है। अब जैस क्या करें, किस तरह से गीत की फैमिली का सब कुछ ठीक करें, कैसे उनकी ज़िंदगी को संवारें, दिमाग में चले जा रहा हो। तो वो एक दिन ऑफिस में बैठता है और विवेक उसको ऐसे चुप गुमसुम बैठा हुआ देखता है। तो आता है विवेक, कहता है कि क्या हुआ जैस, सब ठीक है? तो कहता है कि नहीं यार, कुछ ठीक नहीं है। उस एक्सीडेंट ने मुझे पूरी तरह से हिला दिया है, अंदर से हिला दिया है। मैं क्या करूं, कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा है। मैं कैसे करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। क्या मेरा एक गलती, एक हंसता खेलता परिवार को तबाह करके रख दिया है? फिर वो जाता है और वहां से उठ के कैफेटेरिया में चला जाता है। विवेक उसको देखते रह जाता है। विवेक उसको एक चेक का अमाउंट साइन करता है और अपनी सेक्रेटरी जो उसकी होती है उसको ले जाके देता है। कहता है कि ये जो घर है ना, मैं एड्रेस बता रहा हूँ, वहाँ पे पोस्ट कर दो। वो पैसा जाता है। जब वो पैसा जाता है तो चेक देख के गीत कहती ये कहाँ से आया है। जब वो स्टैम्प देखती है कि उस पर जैस लिखा होता है तो वो वापस कर देती है। वापस कर देती है तो कहते कि बेटा वापस क्यों कर रही हो, ये उसकी भरपाई है। तो कहते कि गीत की पापा कब तक ये भरपाई आएगी, ये हमारी जिंदगी कब तक ऐसे ये इंसान हमारी जिंदगी को चलाएगा। हमारे बीच से विजय तो चला गया है मगर उसकी कमी कौन पूरा करेगा। जब वो कहती है इन चंद पैसों से क्या हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, नहीं होंगी पापा। और वहां से चुपचाप वो चली जाती है, उनके हाथ पे वो चेक रख के। जो उसके ससुर जी होते हैं वो सोचने लगते हैं कि बात तो सही कही इसने, कि उसकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, उसकी कमी कोई भर नहीं सकता। विजय की कमी कैसे पूरी होगी, फिर से उनका परिवार कैसे हंसेगा खेलेगा। उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो डिसीजन लेनी पड़ेगी। जो उनके ससुर जी होते हैं गीत के, वो सोचते हैं कि अब क्या करूं मैं। वो जाते हैं रॉबिन के रूम में। रॉबिन जो होता है विजय से ज्यादा छोटा नहीं होता, वो सिर्फ 5 साल का ड्यूरेशन होता है उन दोनों में, 5 साल का बड़ा छोटा होता है। जाते हैं और कहते हैं कि रॉबिन, तो कहते हैं जी पापा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ बेटा। तो कहते हैं कि जी पापा, अ, मैं चाहता हूँ कि तुम, हाँ पापा, तुम अपनी भाभी से शादी कर लो। तो कहते क्या, हाँ मैंने जो बोला, मैंने सोच समझ के बोला है रॉबिन, और मुझे उम्मीद है तुम्हें ऐतराज नहीं होगा इस बात से। अगर ऐतराज है तो तुम अभी बोल सकते हो। कहते कि पापा, पर ये भाभी, भाभी को ये क्या मंजूर है? तो मैं गीत से बात कर लूंगा, तुम बताओ तुम्हें करनी है या नहीं। अगर नहीं करनी तो बता दो बेटा, साफ साफ बता दो, तुम पे कोई दबाव नहीं है, मैंने बस तुमसे पूछा है। तो कहते कि जी पापा, जैसा ठीक लगे। वहां से वो निश्चिंत होके आ जाते हैं और अब वो गीत के कमरे में जाते हैं। गीत विजय के फोटो की तरफ देख के रो रही होती है। जैसे ही कदमों की आहट आती है वो अपने आंखों को साफ करते हुए कहते कि पापा आप यहाँ? तो हाँ गीत, मैं यहाँ।
मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। तो कहते हैं कि जी पापा। तो मैं ये चाहता था कि तो जी पापा आगे बोले, तुम शादी कर लो। तो कहते हैं कि क्या क्या कह रहे हैं आप पापा? तो कहते हैं हाँ मैं सही कह रहा हूँ, तुम शादी कर लो। किसी और से नहीं, रॉबिन से। पर पापा वो छोटा है, मैंने उसको अपने भाई की तरह हमेशा उसको देखा है, मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? तो कहते हैं कि बेटा, घर की इज्जत घर में रह जाएगी, और तुम बूढ़ी नहीं हुई, तुम्हारी शादी को बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, तुम्हें सहारे की जरूरत पड़ेगी, और घर की इज्जत घर में रह जाए ये ज्यादा अच्छा है। रॉबिन को इस बात से एतराज नहीं है, तुम्हें एतराज हो तो बता दो। कहती है पापा ऐसे कैसे आप एक। तो कहती है बेटा, मैंने जो भी डिसीजन लिया सोच समझ के लिया है। ठीक है पापा, आपको जो सही लगे वो भी कह देती हैं। इधर अब उनकी शादी की तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि रॉबिन और गीत दोनों की शादी होने वाली होती है। इधर माया और उनकी मॉम खुश नहीं होते इस शादी को लेके, कि मतलब विजय की इतनी जल्दी जाने के बाद इतनी जल्दी शादी क्यों। मगर उनके पिता के सामने किसी का चल नहीं रहा होता, कोई बोल नहीं पा रहा होता, इस वजह से कुछ कोई कहता ही नहीं है। गीत जो होती है, जो उनके ससुर को मंजूर होता है, वो उसमें हामी भर देती है। इधर जो गीत के ससुर जी होते हैं वो जैस को फोन करते हैं कि जैस, घर पे शादी है और सारी जिम्मेदारी तुम्हें निभानी है। तुम चाहते हो ना कि तुमको इस गिल्ट से छुटकारा मिले। तो रॉबिन और गीत की शादी हो रही है, तुमको उनकी शादी करवानी है, उनको पूरी अच्छे से सेटल करना है। तो कहता है जैस, ठीक है अंकल, मैं सारा बंदोबस्त करवाता हूँ। बार बार जैस के सामने गीत का चेहरा आना थोड़ा सा अटपटा लग रहा होता है। वो जैस को भूलने गीत को भूल नहीं पा रहा होता है, उसका रोता हुआ चेहरा, उसके आंखों में आंसू भरे हुए, और वो उसका इस तरह से परेशान होना बार बार जैस को ये चीज परेशान कर रही होती है। सारी चीजें हो जाती हैं, फिक्स हो जाता है सब कुछ, पंडित आ जाता है, मंडप सज जाता है, सब कुछ हो जाता है। ऐसा होने वाले के लिए या होने के लिए अभी थोड़ा वक्त होता है। बीच में एक गैप आता है, उसमें एक गैप आता है, शादी की तैयारी हो चुकी होती है, और जब वो शादी जब होने को हो रही होती है तो रॉबिन के कुछ फ्रेंड्स होते हैं, और आए होते हैं उसकी शादी में। सब कुछ मंडप लगा होता है। अब रॉबिन बैठा हुआ है, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, और शादी की सारी विधियां स्टार्ट है। सब लोग आए हुए हैं, जैस के माता पिता भी आए हुए हैं, और गीत के सास ससुर भी हैं, बच्चे भी हैं, और माया सगे संबंधी कुछ लोग होते हैं, कुछ चंद लोग होते हैं, उनके बीच में ये शादी हो रही होती है। और गीत आती है, साथ में बैठती है, साथ में शादी मंत्र सब कुछ पढ़े जा रहे होते। तो फ्रेंड्स, हम कल मिलेंगे स्टोरी के साथ और बताएंगे कि आगे स्टोरी में क्या हुआ था। तो बाय बाय, टेक केयर।